हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 के बुक का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 34 सेट तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 35 का पूरा जो है डिटेल हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसमें। ठीक, सेट नंबर 35 डेली डेली हम लोग 7 बजे शाम में 7 PM में डेली डेली ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेट 35 जिसमें एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी का जो 21 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था, मैथ का टोटल हम लोग क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, उसके हम लोग टोटल एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें करेंगे, जो आपका 21 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, आप मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं बेसिक से और पढ़ना चाहते हैं, तो विपिन मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। ठीक, विपिन मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लस अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और इस पे जो है बेसिक मैथ का एक कोर्स चल रहा है, एक मिनिमम फ़ी के साथ आपका कोर्स चल रहा है। इसमें विपिन मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले लिस्ट से, या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए। और इस पे कोर्सेज चल रहा है, 2 कोर्स अभी लाइव चल रहा है। एक कोर्स बेसिक मैथ का है, जिसमें लगभग 50% से अधिक जो है कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है, और भी क्लासेज डेली उसमें चल रहा है। ठीक, और इसमें टेस्ट बैच भी एक स्टार्ट किए, टेस्ट बैच एक दिन टेस्ट, अगले दिन डिस्कशन, इस टाइप का भी क्लास चल रहा है इसमें। ठीक, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एक मिनिमम फी के साथ आपका इसमें है। ठीक, चलिए आइए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। सेट 35 का एक एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। जैसे देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या। देखिए ये इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, ये 11 का क्यूब ही है, 11 का स्क्वायर है, 9 से कट ही जा रहा है। ये बाकी सब जो है किसी न किसी संख्या से कट रहा है, तो जो हमारा अभाज्य संख्या होगा 157 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। अब देखिए एक चीज़, अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या को चेक करना है कि अभाज्य है या भाज्य है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे, इस बात को थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे कोई संख्या है, उसे हमें देखना है कि ये अभाज्य है कि भाज्य है, तो आपको करना क्या है कि इसके नज़दीक, जैसे 157 के नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है, तो 169 है। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। तो 13 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या है, उससे सिर्फ भाग देकर चेक करना है, सभी संख्या से नहीं चेक करना है। नहीं तो आप सब संख्या से चेक करिएगा तो करते रह जाइएगा आप। सिर्फ जिस संख्या को चेक करना है, ये कि भाज्य है कि अभाज्य है, तो इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या 169 है। 169 का वर्गमूल 13, 13 से नीचे 11, 11 से नहीं कटेगा। देखिए विभाज्यता का रूल आपको भी पता है, उसे चेक कर सकते हैं। 11 से नहीं कटेगा। उसके बाद 7 से नहीं कटेगा, 7 9 14 नहीं कट रहा है। उसके बाद 5 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से किसी से भी ये नहीं कट रहा है। तो सिर्फ हमें क्या करना है कि इसका वर्गमूल नज़दीक इसके वर्गमूल संख्या ढूंढना है, और उसके वर्गमूल के नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे चेक कर लेंगे। अगर कट जाएगा तो भाज्य होगा, नहीं कटेगा अभाज्य होगा। सभी संख्या से नहीं चेक करना है, ये चेक करने का एक तरीका है अभाज्य का। और ऐसे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बाकी सब कट जा रहा था, 157 ही हमारा अभाज्य संख्या होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि ए अकेले किसी काम के, बोला हुआ है ए के बारे में कि ए अकेले 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, और बी जो है अकेले 3/4 भाग को 25 दिन में करता है। ठीक, 3/4 भाग को 25 दिनों में करता है। तो यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ए जो है 2/5 भाग को 12 दिन में, तो एक भाग को यानी कटा दीजिए, 2 1 2, 2 6 12, 6 5 30, यानी ए जो है कितना दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। और बी का निकालिएगा तो ये कट नहीं रहा है, तो 25 चौका 100 और बट्टा 3 हो जाएगा, यानी कि बी उस काम को कितने दिन में? 100/3 दिन में करेंगे। अब टोटल वर्क यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 30 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100/3 है और उधर 30 है, तो ये 300 हो जाएगा, और बाकी किसी से कटेगा ही नहीं। ठीक, तो 300 टोटल वर्क हो गया, तो इसका क्षमता 10 हो गया और इसका क्षमता 9 हो जाएगा। तो बोला है दोनों मिल करके ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो 300/10 9 19 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बट्टा में दिया है तो 300/19 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज़ द राइट आंसर। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है इसमें? अगर 2/5 भाग को 12 दिन में, तो पूरा काम कटा लिए, 6 5 30 दिन में करेगा ए।
3/4 काम 25 दिन में, तो ये कट नहीं रहा है ऊपर से, तो इधर गुणा कर लिए 25/3 दिन हो जाएगा। टोटल वर्क यहाँ से 300 हो गया, टोटल वर्क ये हमारा ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क एलसीएम दोनों का 300, तो इसका क्षमता 10, इसका क्षमता 9, 10 9 19 से भाग दे देंगे, यानी कि 300/19 दिन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं। ठीक, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिएगा कह रहा है हमें कि एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर n व्यक्ति हैं, n व्यक्ति का समूह है, व्यक्ति का समूह है, अगर सब लोग हाथ मिलाते हैं, अगर दो बातें इसमें पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि प्रत्येक हाथ मिलाते हैं और उपहार देते हैं। तो जब हाथ मिलाएंगे ना तो कुल कितना हाथ मिलाए, मिलाए गए हाथ की संख्या, यानी पूछा है हमें यही ना, कितने हाथ मिलाए गए, बोला है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो ये दो प्रकार का क्वेश्चन होता है, मिलाए गए हाथ की संख्या, मिलाया गया हाथों की संख्या इज इक्वल टू n इंटू n-1/2 होता है। ठीक, n इंटू n-1/2 हो जाता है। ठीक, ये पहला बात है। अगर बोलेगा कि उपहार दे रहा है तो कुल उपहारों की संख्या, कुल बांटे गए उपहारों की संख्या इज इक्वल टू n इंटू n-1 हो जाएगा। ठीक, जब उपहार पूछेगा तो इसमें 2 से भाग नहीं देना है, और जब हाथ मिलाया जाएगा तो हाथ में मिलाने में 2 से भाग दे देना है। ठीक, ये बात दोनों ध्यान रखिएगा कि अगर n व्यक्तियों के समूह है जिसमें प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या n इंटू n-1/2 हो जाएगा। और बांटे गए उपहारों की संख्या पूछेगा कि प्रत्येक एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं तो कितने उपहार बांटे गए, तो उपहार बांटे जाएंगे तो कुल बांटे गए उपहारों की संख्या n इंटू n-1 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा गया है कितने हाथ मिलाए गए, तो n यानी 40 गुणे 39/2 हो जाएगा। तो 2 से कटाइएगा, ये 20 मत में कटेगा, अब गुणा कर लीजिए, 0 9 दूना 18 का 18 से लिए 3 दूना 6 1 7, यानी कि 780 हाथ मिलाए गए। तो ऑप्शन से देख लीजिए 780, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक, तो हाथ मिलाने वाला पूछेगा तो ध्यान रखिएगा n इंटू n-1/2 हो जाएगा। उपहार बांटेंगे तो n इंटू n-1। उपहार चूंकि आप हमको दीजिएगा, हम आपको देंगे, तो उपहार ज़्यादा बटेगा, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। और जब हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिल करके 2 हाथ 1 हाथ हो जाएगा, तो इसलिए इसमें 2 से भाग लग जाता है आपका। ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक, जिसमें हाथ मिलाया जाएगा तो 2 हाथ मिल करके 1 हाथ हो जाएगा, तो इसमें कम होगा, कम का मतलब 2 से भाग लगेगा, और उपहार वाला में 2 से भाग नहीं लगेगा। बात क्लियर, इसमें ध्यान रखिएगा। 780 आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी की देखिए ये बहुत सिंपल है, किसी दूरी को अगर S1 की चाल से जाते हैं T1 समय में तो S1 T1 बराबर S2 की चाल से T2 में जाते हैं तो S2 T2, ये दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है हमारा। तो ये सिंपल सा हो गया, S1 T1 बराबर S2 T2। कह रहा है यहाँ पे कि अगर 42 के चाल से जा रहे हैं, कितना समय ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 45 मिनट ले रहे हैं। तो अगर इसका चाल क्या होगा, जब हमें कितना मिनट लेना होगा, 35 मिनट। दोनों और मिनट है तो कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, जो चाल जिसमें रहेगा उसी में आंसर आएगा। अब कटा दीजिए, 7 छक 42, 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, तो 9 छक 54, यानी जो सेकेंड वाला चाल होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी दूरी को S1 चाल से T1 समय में तय करते हैं, कोई S2 चाल से T2 समय में, तो डिस्टेंस बराबर है, यानी कि S1 T1 बराबर S2 T2। जो चीज़ पूछेगा चारों में हम आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपका जी, कह रहे हैं इसका एलसीएम। देखिए ये सीधा नहीं पूछा है, बस रूट में दे दिया है। 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, इसका घनमूल निकालना है तो 3 हो जाएगा, इसका भी घनमूल यानी 4 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। तो अब एलसीएम नहीं निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम निकालना है तो 13 एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 13 भाग संख्या है गुणे 3 गुणे 4 का मतलब 4 ही रहने दीजिए, और फिर 12 मतलब कुछ नहीं, 4 3 12 इसमें है ही, यानी गुणा कर लीजिए।
4 3 12, 12 3 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 12 1 12 और 3 15 यानी 156 हो जाएगा हमारा। इसका एलसीएम हो जाएगा 156, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बताइए कहीं से भी कोई समस्या है इसमें? सीधा नहीं पूछ करके वर्गमूल में दिया है, इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आराम से हम लोग निकाल लिए एक लाइन में। 156 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर पढ़िएगा, कह रहे हैं कि 0.75 और समानुपात 25:8। देखिए इसका मतलब ही होता है जब भी दो अनुपात बराबर हो तो उसे समानुपात में कहा जाता है। समानुपात में अंदर वाले पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है, बस सिंपल। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो अंतः पदों का गुणनफल मतलब कि 25x इज इक्वल टू 0.75 इंटू 8 हो जाएगा। ये 25 से देखिए कट जा रहा है, 0.3 मर्थ में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। 25 3 75। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए इसको हटाएंगे नीचे 100 कर लेंगे तो ये 25 3 75 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 8 तरीके 24/100 करिएगा ना तो 0.24 हो जाएगा। 0.24 ऑप्शन से देख लीजिए। तो अच्छा ऐसे ही दिया हुआ है, हटाए नहीं है, ठीक। इसको पूर्णांक नहीं तोड़ा है। हमें x का मान पूछा था ना कि x का मान क्या होगा, तो दशमलव में नहीं दे करके और ऐसे ही दे दिया है, मतलब ऐसे कटा देना है इसको। 4 छक्के 24, 4 से करेंगे 25, यानी कि 6/25। इसी प्रकार से हमें दिया हुआ है 6/25, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। भाग नहीं दिया था दशमलव में, तो आराम से कर लिए। बस इसमें ध्यान रखना है अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत आसान है। आपको बताए थे, बहुत बार बताए थे कि जब भी अगर दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री होगा तो इसका गुणनफल 1 हो जाएगा, इसका भी गुणनफल 1 हो जाएगा। जितना भी बाकी बीच में रहेगा सबका 1 1 1, इसका भी गुणनफल 1 हो जाएगा। और tan 45 का भी मान 1, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो तो 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ है ही नहीं इसमें। आपको बताए थे हमेशा कि अगर tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान 1 होगा, कब? जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। अगर दोनों के एंगल का सेम, tan tan में रहेगा, cot में रहेगा, साइन के साथ सेक रहेगा, कॉस के साथ कोसेक रहेगा। अगर इन दोनों के एंगल का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो गुणनफल क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पर 88 2 90 तो गुणनफल 1, 87 3 90 गुणनफल 1, 43 ये बीच में जितना भी रहेगा सबका 1 हो जाएगा, और tan 45 का मान 1 तो आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत आसान है, ये हमें गुणा करना है इसका, ठीक। और यहाँ भाग है, पूर्णांक तोड़िएगा तो 4 3 12 13 14 हो जाएगा। 4 3 12 तो 14/3 हो जाएगा, ये 14/3 लिख देते हैं। अब भाग को अगर गुणा में हम बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9/7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना था? 7/9, तो ये 9/7 हो जाएगा। यहाँ गुणा करना, देखिए सिंपल हो गया। 7 से कटा दीजिए, 7 दूना 14, 3 से हो जाएगा 3 तरीके 9, और ये 3 दूना 6 से ये खत्म हो गया। और यहाँ से कटा देते हैं तो 7 तरीके 21, और 3 से 3 खत्म, यानी कि 81 माइनस 121 हो जाएगा, यानी कि -40 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। -40 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो -40 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज़ द राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि इसका वैल्यू निकालना है हमें 13 - 4 बटा, ये आपका ब्रैकेट में है, ठीक है। और नीचे दिया है 13 - 8/2, और भागे पूरा भागा लगा हुआ है 8 - देखिए 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। आपको पता होगा 2197 में से 64 घटा दीजिए। यहाँ से 64 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, और 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, यानी 2133। 2133 बटा, अब पहले भाग देंगे ना यहाँ से, तो भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, और फिर 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ गुणा में बदलिएगा तो 1/8 हो जाएगा माइनस। और ये देखिए कितना हो जाएगा, तो 9 6 के 54, और 55 56 हो जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब इसको तोड़ देना है बस सिर्फ। यहाँ से देखिए 8 से तो एक कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा, तो अब यहाँ से क्या करना है? 9 से कट जाएगा क्या? 3 3 6 3 9, हाँ कट जाएगा आराम से। 9 दूना 18, 19 20 21 हो जाएगा, यानी कि 3 बचा और 3, तो 29 27 28 29 30 31 32 33, 9 7 63 हो जा रहा है, यानी कितना आ गया अब यहाँ पे? तो 237/8 माइनस 56 हो गया, यानी अब कर लीजिए यहाँ से, तो 8 एलसीएम हो जाएगा, और ये 237 माइनस 56, यानी 8 6 48 कर 8 4 हो जाएगा,
8 5 40 और 4 44 हो जाएगा। ठीक, तब घटा देंगे यहाँ से, तो 8 में से 7 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, और ये 2 यानी -211/8 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो -211/8 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन हमें कर लेना है आसानी से, और कैलकुलेशन कभी भी ये आप सही करिएगा तो आंसर आपका सही आएगा, कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक, और ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, आप रेलवे उठाइए कोई भी, सब में एक एक दो दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। बस इसको प्रैक्टिस करिए और सही से कैलकुलेशन करिए, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 48 प्लस थीटा और माइनस कॉस 42 माइनस थीटा का मान क्या होगा। देखिए अगर इसको साइन में हम लोग बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना है, तो 42 माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तब ये देखिए तो कितना आ जा रहा है, इसको आगे लिख देते हैं हम लोग, साइन 48 प्लस थीटा और माइनस ये भी हो जा रहा है कितना, तो साइन 90 में से 42 गया यानी कि 48 प्लस थीटा हो जा रहा है, तो ये कट करके और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। देखिए और एक बात और बता देते हैं कि जहाँ भी साइन और कोस में अगर एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो दोनों का अंतर जो होगा ना 0 होगा हमेशा। दोनों एंगल को जोड़ करके देखिए, थीटा थीटा खत्म और 42 48 90, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0। जैसे आपसे ऐसे कहा जाए कि बताइए साइन 15 और माइनस कॉस 75 का मान क्या होगा, तो 15 और 75 कितना हो जा रहा है, देखिए तो 5 5 10 7 1 8 1 9 हो रहा है, 90 हो रहा है, तो इसका आंसर आप आंख बंद करके 0 कर सकते हैं आराम से। ठीक, कभी भी एंगल का सम अगर दोनों एंगल का सम अगर 90 हुआ तो किसी में से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएं चाहे इसमें से इसको घटाएं, हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों के एंगल का सम 0, सम 90 यानी अंतर 0 हो जाएगा। और वैसे एक को किसी को बदल कर भी देख लेंगे तो दोनों बराबर ही आ जाएगा, दोनों का आंसर 0 हो जाएगा अंतर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है कि एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी हुई है, उन्नयन कोण जो हमारा है 45 डिग्री। जैसे ये दीवार है, इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है, ये उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए ये 45 है तो ये भी 45 होगा, चूँकि यहाँ 90 डिग्री होता है। और दो बातें ही बस होता है, 45 वाला में 1 1 और ये √2 हो जाता है, बस खत्म कहानी, और कुछ है ही नहीं इसमें। 1 1 2 एक आता है 60 30 वाला, तो अगर ये 30 है और ये 60 है तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 होता है, और इसका सामने यहाँ कितना हो जाता है आपका, तो 2 हो जाता है। ठीक, 1 √3 2 का रेशियो होता है इसमें, और इसमें 1 1 √2 का रेशियो होता है। तो देख लीजिए ये वाला कंडीशन हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4 √2 है, यानी कि ये वाला दूरी 1 यूनिट का वैल्यू 4 √2 मीटर दिया हुआ है। ठीक, दीवार से बोला हुआ है कि इस सीढ़ी के पाद की दूरी कितनी है, 4 √2 मीटर है। ठीक, 4 √2 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि √2 का मान पूछ रहा है। एक यूनिट का वैल्यू 4 √2 है, तो √2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 √2 इंटू √2 यानी कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई समस्या है इसमें, बहुत आसान है, 8 मीटर, यानी ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। दो कंडीशन बस, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई tan ऑन लगाने की जरूरत नहीं है, दो कंडीशन बस। एक कंडीशन होता है 45 45 वाला में 1 1 √2 होता है, और 60 30 वाला में 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3 और 2 होता है, 1 1 √3 2 हो जाता है। बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा आंसर 8 मीटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 8 + 27 + 64 प्लस, देखिए ये बहुत सिंपल है, 8 का मतलब ये हो गया 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 8 + 27 है ना जी, 27 यहाँ पे था, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश क्या है, 10 है हमारा। ठीक, 10 और यहाँ दिया हुआ प्लस, यहाँ 2 अगर कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ हो जाएगा, 10 तक हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये प्राकृत संख्या का योग होता है n × n + 1, n × n + 1/2 हो जाता है। ठीक, n × n + 1/2, और जो ये घनों का योग होता है बस इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि n² × n + 1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाता है। बस ये बात आपको पता होगा कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी इधर लिख देते हैं 1 + 2 + 3 + डैश डैश n तक जो होता है क्या होता है, n × n + 1/2 हो जाता है। और जब इसके वर्गों का योग बोलेगा, यानी कि 1² + 2² + 3² + डैश डैश n क्यू लिख देते हैं, वर्गों का योग तो होता है। अच्छा चलिए वर्गों का योग वाला भी लिख देते हैं, n × n + 1 × 2n + 1/6 हो जाता है। और घनों की योग बात करेगा 1³ + 2³ + डैश डैश n³,
तो इसका इसका वर्ग कर देंगे, यानी एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संख्या में कि जब प्राकृतिक संख्या का योग बोले जाएगा तो n इंटू एन प्लस 1/2, वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, घनों का योग n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। तो ये वाला और ये वाला दोनों यूज हुआ है, बशर्ते कि यहाँ देखिए अगर आप यहाँ 1 का क्यूब, अगर यहाँ 1 का क्यूब इसमें जोड़ना पड़ेगा, 1 का क्यूब जोड़ेंगे तभी ये फार्मूला में बनेगा। तो फार्मूला में बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, 1 का क्यूब मतलब 1 इधर जोड़ देते हैं, तो फिर लास्ट में हम 1 घटा देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसको डायरेक्ट फार्मूला में बनाने के लिए काम किए हैं कि इधर 1 जोड़ दिए तो 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। कुछ नहीं है इसमें, रख दीजिए आप यहाँ से। ये क्यों 1 घटाएं बताइए, क्योंकि यहाँ पे 1 जोड़े थे इसको फार्मूला के रूप में लाने के लिए, इसीलिए 1 को हम फिर घटा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब एक बात बताइए, यहाँ n 10 है तो 10 दहा के 100 हो जाएगा, और इंटू 10 1 11 ग्रह 121 और बटा 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 इंटू n प्लस 1/2 यानी 10 गुणे 11 बटा 2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 25 हो जाएगा, यानी अब गुणा कर लीजिए यहाँ से, तो 25 से कम 25 कर 5 हासिल 2 हो जाएगा, 25 दूना 50 और 2 52 कर 2 हासिल 5, 25 से कम 25 5 30 हो जाएगा, प्लस 11 दहा के 110 और माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 1 3135 में 1 घटा देंगे तो 3134 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, देख लीजिए 3134 किस में दिया है, तो 3134 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज़ द राइट आंसर। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए सब, तो ईजिली आप बना लीजिएगा। यहाँ से हमने एक क्यू अलग से जोड़ दिया है, एक क्यू, तो फिर एक क्यू को इधर घटा लिए हैं, जितना जोड़े थे वो घटाए हैं, बस इसलिए जोड़े थे यहाँ पर ताकि फार्मूला के रूप में बन जाएगा डायरेक्ट, और लास्ट में घटा लिए तो हमारा 3134 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण लिया, उसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के बराबर है, यानी दिया हुआ है यहाँ पे कि रेट जो है टाइम के बराबर है, हमारा टाइम के बराबर है, यहाँ से रेट और टी दोनों क्या है आपस में बराबर है। ठीक, ये बोला हुआ है, माना कि मान उसकी समय अवधि के बराबर है, वर्षों की संख्या के बराबर है। यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में, अगर वो ब्याज के रूप में 768 रुपये दिया है, तो आपको पता है कि ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1200, तो मूलधन गुणे समय टी और इंटू आर बटा 100 हो जाएगा। इन होगा जी हमारा ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। कुछ नहीं है इसमें, क्या बोला है आपसे, तो ब्याज की दर। अब देखिए जब ये दोनों आपका बराबर है तो हम टी को भी आर लिख सकते हैं, क्योंकि दर पूछा है इसलिए दोनों को दर में कन्वर्ट कर लिए। ठीक, अब कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 से कटाएंगे तो 12 छक 72 और 4 12 चौके 48 हो जाएगा, अर्थात आर स्क्वायर बराबर 64 हो गया। तो आर का मान कितना हो जाएगा 8%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर समय भी पूछता तो 8 वर्ष होता, चूँकि दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 8%। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए ये गुमराह करने के लिए 8.0 ऐसे कर दिया है, तो दोनों बात एक ही नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी अकेले अकेले काम करते हुए क्रमशः 15, ए जो है 15 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, और सी जो है 25 दिन में, तो एक साथ काम करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत सिंपल है जी, टोटल वर्क आप ले लीजिए पहले, तो यहाँ से टोटल वर्क इन सब का एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम हमारा 100 नहीं होगा, ये नहीं कट रहा है, यानी 300 हो जाएगा ना जी। 300 फिर नहीं कटेगा, यहाँ से 300 कट जाएगा, 300 अगर लेंगे तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, और इससे भी, सबसे कट जा रहा है। तो टाइम टोटल टाइम इफिशियंसी निकाल लीजिए, 15 दूना 30 यानी कि 20 हो जाएगा, और यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 25 6 के 150 यानी कि 12 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया यहाँ से क्षमता हो गया। ठीक, 12 25 60, 12 दूना 24 6 30। अब बोला है कि तीनों मिल करके, तो ए प्लस बी प्लस सी सिंपल सा हो गया, 300 बट्टा तीनों का मिलाकर क्षमता जोड़ दीजिए तो 5 2 7 और 47 हो जाएगा, यानी कि 300 बट्टा 47 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 300 बट्टा 47 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। कुछ है ही नहीं इसमें, बट्टा में ही रहने दिया है ऐसे ही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा 15 नंबर है, कह रहा है किसी त्रिभुज में ए जो है 30 डिग्री है, ए बी सी मान लीजिए इसे दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ए 30 डिग्री है, बी 45 डिग्री है, तो कोण सी बराबर क्या होगा। तो बताइए
तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 में से हम दोनों जोड़ करके 40 और 30 और 76 घटा लेंगे तो ये 105 डिग्री नहीं हो जाएगा, यानी कि कोण सी का मान हमारा क्या हो जाएगा 105 डिग्री। फिगर हालांकि ऐसे बनेगा, एक अधिक कोण रहेगा, तो उससे क्या दिक्कत है, बस हमें निकालना था कोण सी का मान 180 में हम दोनों जोड़ कर घटा दिए 105 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 400 रुपये की राशि 450 हो जाएगी। 400 रुपये की राशि ब्याज 450 हो जाएगा, यानी कि वही बातें हो गया, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 400 गुणे टाइम पता नहीं है और रेट दिया है 5 और बटा 100 कर लीजिए। 5 इंटू टाइम हमें पता नहीं है और 100 कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी और ये 5 से कटाएंगे, 5 हमें दिया था ना रेट, तो 5 9 45 यानी 90 हो जाएगा। ये 2 दूनी के 4 और 2 से 45 हो जाएगा, यानी कि समय जो हो जाएगा हमारा 45/2 यानी 22.5 22.5 वर्ष में जो हो जाएगी ये हमारा 450 रुपये हो जाएगा। तो 22.5 वर्ष देख लीजिए किस में दिया है 22.5, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 कह रहा है हमें कि A अनुपात B इज इक्वल टू 7:9 है। ठीक, उसके बाद B अनुपात C इज इक्वल टू 1:12 है। तो बोला है हमें कि A अनुपात B अनुपात C निकालना है। देखिए A पूछे तो इधर गुणा कर लेंगे 7 एकम 7, B देखिए इसे तिरछा है ना, तो B 9 एकम 9 हो जाएगा और C हो जाएगा 12 9 108 हो जाएगा। ठीक, 12 9 108, तो A अनुपात B अनुपात C 7:9:108 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बताइए कोई समस्या नहीं है इसमें, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला जो हमारा कह रहा है, बोला हुआ है कि मोड में x इंटू 1 और इज इक्वल टू 0, तो बोला है कि सभी धनात्मक हलों की संख्या ज्ञात करें। धनात्मक हलों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ से जैसे मोड का मतलब होता है ना कि मोड के अंदर प्लस माइनस एक्स रहेगा ना, तो इसका वैल्यू हमारा एक्स ही रहता है, पॉजिटिव हमेशा मान निकलता है। ठीक, मोड के अंदर अगर पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देता है। तो एक बात बताइए कि एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ से एक्स ही हो जाएगा, और मोड एक्स का मान अगर हमारा 0 है तो अब यहाँ से x का वैल्यू 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का भी मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अर्थात इसमें जो x का पॉजिटिव मान आ रहा है पॉजिटिव, तो इसमें तो पॉजिटिव एक भी मान नहीं आएगा, हमेशा 0 ही होगा। या तो x का मान 0 ही होना चाहिए, x का मान 0 या फिर -0 का मतलब 0 ही हो गया। तो पॉजिटिव का मानों की संख्या एक भी नहीं है अर्थात 0 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, यानी सभी धनात्मक हलों की संख्या एक भी नहीं है अर्थात 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि इसमें 0 आ रहा है तो 0 न तो पॉजिटिव होता है न ही निगेटिव होता है। जैसे आप पढ़े होंगे जो इंटीजर नंबर होता है ये 0 1 2 3 डैशेस इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 ये माइनस इनफाइनाइट तक होता है। तो ये निगेटिव नंबर होता है, ये पॉजिटिव नंबर होता है, और 0 न तो निगेटिव है न ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे x का मान 0 आ रहा है अर्थात पॉजिटिव मान एक भी नहीं आ रहा है, हमारा 0 हो जाएगा आंसर। चूँकि पॉजिटिव मानों की संख्या एक भी नहीं है इसका पॉजिटिव सोल्यूशन, तो इसीलिए हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर इसमें दिक्कत है, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया रहता अगर कि x² बराबर हमारा 1 दे दे चाहे 4 दे, कुछ भी दे दे, तो यहाँ से x का मान हमारा ±1 निकलेगा। तो इसमें अगर पूछा रहता ना कि x के पॉजिटिव हलों की संख्या 1 हो जाएगा, निगेटिव हलों की संख्या भी 1 हो जाएगा, तो इसमें x का मान एक भी पॉजिटिव नहीं आएगा, इसीलिए हमारा 0 हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है इसमें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। रूट अंडर 1.21 गुणे 0.9 और बट्टा 1.1 गुणे 0.11 दिया हुआ है। ठीक, यही हमें कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बोला है कि इसका मान क्या होगा। ठीक, ये देखिए अगर हम लोग पॉइंट की सबसे पहले बात करते हैं तो ऊपर यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक, यानी 3 अंक ऊपर है और 3 अंक नीचे भी है, तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहा। ऊपर भी 3 अंक है पॉइंट के बाद और नीचे भी 3 अंक है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब इसको कटा दीजिए तो 11 1 रहे 121, फिर 11 से 11 खत्म हो गया, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट तो पहले ही खत्म हो चुका है, चूँकि ऊपर भी 3 अंक के बाद पॉइंट के बाद 3 अंक है और नीचे भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो दोनों में सिमिलर यानी पॉइंट खत्म, तो इसका आंसर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कोई समस्या है इसमें? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन है, बोर्ड मास से अभी तक कितना क्वेश्चन, अभी 19 भी था, ये भी था, 2 पीछे आ चुका था, तो एक ही सेट में बहुत बोर्ड मास से दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है हमें। देखिए सबसे पहले भाग लगाते हैं, तो 4 8 32 यानी यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा, भाग नहीं लग रहा है तो ये 8/3 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऊपर हम अंश की बात करें और यहाँ देखिए इस सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा और यहाँ 5 3 15 हो गया, ठीक। अब देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है। 8 माइनस, अब यहाँ गुणा कर दीजिएगा तो ये कटेगा भी नहीं, यानी 8 5 40/3 हो जाएगा, 40/3 और बट्टा 15 में से 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखिए 8 3 24, 24 में से 40 गया -16 हो जाएगा, तो -16/18 हो जाएगा। यानी यहाँ से कर लेंगे तो ये -16 ही ना हो रहा है, 24 है और इधर 40 है, तो 40 में से 24 घटा लीजिए तो यानी 16 सही तो है। और ये नीचे छतरी 18 हो जा रहा है, तो ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, यानी कि -8/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो -8/9 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज़ द राइट आंसर। बट आप कैलकुलेशन सही करिए, इसमें कैलकुलेशन सही करिएगा, कभी गलत नहीं होगा। और आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब इसका नंबर रखा हुआ है और बहुत लड़के इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो समझिए आपका और प्लस पॉइंट होगा इसमें जब परसेंटाइल लगेगा तो, ठीक, क्योंकि आप बनाइएगा उसको। ये हमारा आंसर हो जाएगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा, कह रहा है कि a/4 = b/5 = c/6, तो बोला है हमें। देखिए ये इससे तो आसान क्वेश्चन ही रहेगा, a/b/c = 4:5:6 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। देखिए दो बातें आपको बताएंगे अभी, ठीक। जैसे ऐसे रहता है कि a का 1/2 बराबर b का 1/3 बराबर c का 1/4, और यहाँ से पूछता है ये ऐसे रहे या ऐसे रहे, दोनों का बात मतलब बराबर ही हुआ। तो जब भी ऐसा देगा तो ऐसे पूछेगा कि a/b/c बराबर क्या होगा, तो देखिएगा ध्यान रखिएगा कि जो जिसका हर रहता है ना वही उसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि a का मान 2:3:4 हो जाएगा जब अंश बराबर रहे सबका। अगर अंश बराबर रहे तो इन्हें हर के रेशियो में ही बांट दिया जाता है। अगर अंश बराबर नहीं रहे, एक तो ये पूछता है, एक अंश बराबर नहीं रहे, जैसे a का 1/2 बराबर b का 2/3 बराबर c का 3/4 ऐसे दिया हुआ है। इसमें देखिए सबका अंश बराबर नहीं है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, और यहाँ सबका अंश बराबर था, यहाँ भी सबका अंश क्या था, बराबर था। तो जब अंश बराबर नहीं रहे तो हम क्या करते हैं ना कि किसी ऐसे संख्या से गुणा करेंगे ताकि अंश बराबर हो जाए। जैसे 3 2 1 इसको बराबर करना होगा तो इसका एलसीएम 6, यानी सबके अंश को 6 कर लेना है। तो इसको 6 करने के लिए ऊपर 6 और नीचे हम 6 से गुणा करेंगे, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। इसको 6 बनाना है तो इसको 3 से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, और इसको 2 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए सबका अंश बराबर होगा तो यहाँ से भी a/b/c = हो जाएगा 6 दूना 12 9:8 हो जाएगा। ये कट नहीं रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो बस दो ही तरह का इसमें क्वेश्चन आता है। एक में तो अंश बराबर रहेगा तो हर के रेशियो में बांट देंगे, और जब अंश बराबर नहीं रहेगा तो किसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके अंश को बराबर करके तब हर के रेशियो में बांट लेंगे। यहाँ से 6 से गुणा किए हैं, यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से, और यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से, तो ये हो जा रहा है 6 दूना 12 9:8 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा जब अंश बराबर है तो हर के रेशियो में 4 5 6 हो जाएगा, यानी 4:5:6, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि tan a = 3/4 है, तो cos a - sin a बटा cos a + sin a। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें अगर ये रेशियो के रूप में पूछा हुआ है तो यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग तो tan थीटा बराबर sin थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं sin a बटा cos a होता है, ये बात आपको पता है, और बराबर 3/4 है। तब यहाँ sin के मान 3 और cos के मान 4 इसमें रख देंगे, चूँकि रेशियो में ही पूछा हुआ है, तो रख करके बना लीजिए, आसानी से आ जाएगा। cos का मान 4 रखना है तो 4 - 3/4 + 3 हो जाएगा, यानी कि 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। चूँकि ये रेशियो के रूप में पूछा गया है तो आराम से हम इस रेशियो वाले मान को इसमें पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/7। ऑप्शन से मिला ली। इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा रेशियो के रूप में पूछेगा, ऐसे रख के आप बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर हुआ है यहाँ से कि नहीं? tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin का मान 3 और cos के मान 4 इसमें रख करके बना लिए 1/7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 75,000 रुपये की राशि 2.5/3 वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के बाद साधारण ब्याज के। देखिए साधारण ब्याज से आज 3 क्वेश्चन आ चुका जी अभी। SI बराबर PRT, यानी 75,000 इंटू रेट कितना है तो 2.5/3, यानी कि
3 दूना 6 5 11/3 इंटू 3 दूना 6 5 11/3 और गुणे 5 वर्ष और बट्टा 100 कर लीजिए। यहाँ से कटा देना है बस, 100 से 2 जीरो खत्म, 3 से करेंगे तो ये 25 त्याई 75, यानी SI इज इक्वल टू हो जाएगा 25 पाँचे 125 गुणे 11 कर लीजिए, यानी कि 0 11 पाँचे 55 हो गया, 11 दूना 22 7 27 कर 7 8 से 5 27 कर 7 8 से 2 हो जाएगा, 11 एकम 11 2 13, यानी 13,750 रुपये हो जाएगा। तो 13,750 यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं है इसमें, आराम से रख लिया हम फार्मूला पे, SI बराबर PRT/100 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर भी देखिए साधारण ब्याज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हटके कह रहा है समान साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 6 वर्षों के बाद इतने रुपए हो जाती है, 9 वर्षों के बाद। देखिए 9 वर्ष के बाद इतनी रुपए हो जाती है, यानी कितने रुपए, तो 15,000 रुपये ये अमाउंट है हमारा। और 6 वर्ष के बाद कितनी हो जा रही है, 6 वर्ष के बाद हो जा रही है 12,000 रुपये। देखिए इसको बनाने का आपको तरीका बता रहे हैं। यहाँ से दो बातें पूछा जाता है, एक दर पूछा जाता है और एक मूलधन पूछा जाता है। तो दोनों हम बना के अभी बता देते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, कह रहा है मैं, देखिए ऊपर वाला बड़ा वाला को ऊपर लिख दीजिएगा। 9 वर्ष में 15,000, 6 वर्ष में 12,000, तो जब घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3 वर्ष। तो कभी भी अगर दो मिश्र धनों को घटाते हैं ना तो हमें मूलधन प्राप्त होता है, यानी 3 वर्ष का यहाँ से हमें मूलधन प्राप्त होगा, प्रिंसिपल प्राप्त होगा। मिश्रधन को घटाते हैं तो ब्याज मिलता है, यानी कि दो मिश्रधनों को घटाएंगे तो हमेशा ब्याज, चूँकि जैसे P + SI हो गया और यहाँ घटाएंगे P + SI, तो ये P कटेगा तो ये दोनों SI का ही अंतर में मिलेगा हमें, तो हमेशा SI मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 12,000 में से 15,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 3 वर्ष का SI हो गया हमारा कितना, तो 3,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, 3 वर्ष का SI कितना हो गया, 3,000। तब एक बात बताइए, इसमें से कोई ले लेते हैं, 6 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का SI इज इक्वल टू 6,000 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप इस मूलधन में से मिश्रधन में से SI को घटा लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल हमारा निकल गया 6,000 रुपये, और आप प्रिंसिपल इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों समान बराबर ही होगा। तो जब मूलधन 6,000 रुपया हो गया, ब्याज 6,000 रुपया है, तो आराम से आप दर और कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमें पूछा है दर, तो देखिए आप कोई भी ब्याज लेकर के चलिए, 3 साल वाला या 6 साल वाला, 6 साल वाला ही ले लेते हैं। ब्याज अगर 6,000 है तो 6,000 बराबर मूलधन भी 6,000 है गुणे 6 साल का, और रेट पता नहीं है बटा 100 कर लीजिए। तो 6,000 से 6,000 खत्म, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। ठीक, तब R इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, यानी कि 16.2/3, 16.2/3% हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 16.2/3% ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए, इससे दो बातें बस पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है हमारा मूलधन निकालिए, या फिर पूछा जाता है दर बताइए। तो मूलधन पूछा रहता तो यही हमारा आंसर हो गया था। फिर से एक बार समझिएगा थोड़ा सा, 9 वर्ष में इतना रुपये, 6 वर्ष में इतना रुपये, तो जब घटा रहे हैं अर्थात 3 वर्ष का SI 3,000 रुपया, तो इसमें से किसी एक को ले लेंगे, 9 साल का या फिर 6 साल का। 6 साल का अगर हम ब्याज देख रहे हैं तो 6,000 रुपया हो गया। तो अगर मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो यहाँ से मूलधन निकल गया हमारा कितना, 6,000 रुपया, हमारा मूलधन जो था 6,000। तो मूलधन निकल गया, अब ब्याज भी निकल गया है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 से रेट निकालिए, कितना है आपका 16.2/3%। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना कि -3 इंटू रूट अंडर, ये भी देखिए बोर्ड मास सही आ गया। ये 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14, तो 14 या -42 प्लस रूट अंडर x इज इक्वल टू 8 3 के 24 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक, इधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि रूट x इज इक्वल टू 2 2 4 और ये 6 हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है। तो x का जो मान होगा ये 64 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 64 का होल स्क्वायर। तो 64 का वर्ग कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। यही पूछा था ना हमें कि x का मान निकालना है, तो 64 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 गुणे 64 कर लीजिए ना, आ जाएगा 4 चौके 16 कर 6 हासिल 1 हो जाएगा, 6 चौके 24 1 25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ 6 चौके 24 कर 4 हासिल 2 हो जाएगा, 6 चौके 36 और 2 38 हो जाएगा, यानी कि 6 9 10 40 96 हो जाएगा ना जी, 40 96 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 40 वर्ग हो जाएगा, 64 का वर्ग जो हो जाएगा 40 96 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस कैलकुलेशन कर दिए, ये हो जाएगा 14 तिया -42 प्लस रूट अंडर x बराबर 22, तो x उधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा रूट x इज इक्वल टू 64। तो x का मान ये वर्ग करना पड़ेगा, वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग, यानी 64 का वर्ग 40 96 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि दो घनों के आयतनों का अनुपात
यानी कि V1/V2 दिया हुआ है। 2 घन के आयतन का अनुपात कितना दिया है? 64:1331 दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है हमें कि उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। देखिए घन का आयतन जो होता है ना, भुजा क्यूब होता है, ए क्यूब हो जाता है। ठीक, तो ये भुजा का क्यूब दिया। अगर यहाँ से आयतन से भुजा का अनुपात निकालेंगे, यहाँ से अगर भुजा का रेशियो निकालना होगा तो इनका घनमूल निकाल देना होगा। तो 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 जगह 64, और ये 11 का घनमूल है। आज जब एरिया का रेशियो निकालना होगा ना, तो एरिया का रेशियो इसका बर कर लेना होगा, चूंकि घन का एरिया 6L² होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 दोनों ओर कट जाएगा, 6 जो है कांस्टेंट रहेगा, तो रेशियो में कट ही जाएगा। तो 4 चौके 16:121 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो 16:121 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आया कि नहीं? कभी भी अगर वॉल्यूम से भुजा का रेशियो निकालना होगा तो घन का जो आयतन होता है ना, आयतन, घन का आयतन ए क्यू होता है, और घन का जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू 6A² होता है, यही होता है। तो अगर इस आयतन से भुजा निकालना है तो घनमूल कर देना होगा। ठीक, इससे एरिया निकालना है तो फिर इसका बर कर देना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर कह रहा है, 27 नंबर बोला है कि एस बराबर, यानी एक डाटा दिया हुआ है हमारा। ठीक, कह रहा है कि डाटा जो है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 है, तो 4 गुणे माध्य प्लस 2 गुणे बहुलक माइनस 8 गुणे माध्यिका, यानी कि सब निकालना है यहाँ से। ठीक, माध्य माध्यिका। देखिए जब माध्य जो हमारा निकालना जाता है, माध्य का मतलब हुआ कि सबको जोड़ करके जितनी है उतना से भाग दे देंगे। तो ये 4 चौके 16 हो गया, और 9 हो 3 3 6 3 9, तो 16 9 25, और 4 और 1 5, यानी कि 25 5 30, 25 और 5 30, 30 बट्टा क्या को संख्या, ये देखिए 4 गुणे ये 30 बट्टा, जब माध्य हम निकालेंगे तो माध्य इज इक्वल टू हो जाएगा 30 बट्टा संख्या है 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 3 हो जा रहा है हमारा माध्य। और माध्यिका के लिए आपको बताए थे कि बहुलक, तो पहले बहुलक देख लेते हैं। तो बहुलक हमारा जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, 4 सबसे ज़्यादा बार आया तो बहुलक हो जाएगा। और माध्यिका के बारे में आपको बताए थे कि जो माध्यिका होता है वो बीच में जो होता है वही माध्यिका हो जाएगा। जैसे 10 गो है तो 1 2 3 4 ये दोनों बीच में आ रहा है, देखिए ये दोनों बीच में आ रहा है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगाएंगे, यानी कि 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ से 4 गुणे 3 प्लस 2 गुणे बहुलक 4 है, और माइनस 8 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12, और 4 दूना 8, तो 12 8 20 हो जाएगा। 20 में से 24 घटाइए, अर्थात -4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं से भी अगर कोई दिक्कत है तो -4 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें माध्य माध्यिका बहुलक तीनों चीज़ें निकाल लिए हैं। माध्य जो है सबको जोड़ करके 3 से भाग दिए, 10 से भाग दिए, 3 आ रहा है। बहुलक इसकी बारंबारता ज़्यादा है, बहुलक हो जाएगा। माध्यिका जो बीच में होता है, 2 को बीच में है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दिए, और यहाँ रख लिए, हमारा -4 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर कह रहे हैं ना कि एक वृत्तखंड की त्रिज्या जो है 18 सेंटीमीटर है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहे हैं हमें कि एक वृत्तखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। देखिए ये जैसे कि एक यहाँ से हमारा ये एक वृत्तखंड है, इसकी त्रिज्या 18 है, 18 है ये। ठीक, त्रिज्या 18 है। तो कह रहा है इसका केंद्रीय कोण 125 है। ये जो एंगल है ना, केंद्रीय कोण जो है हमारा, ये थोड़ा सा और बना लेते हैं। 18 है त्रिज्या, और ये 125 डिग्री है। ठीक, तो कह रहा है कि इसका परिधि निकालें। केंद्रीय कोण इतना है तो इसकी परिधि लगभग माप क्या हो। परिधि का मतलब हुआ ना, ये r+r, और ये भी लेना है। तो ये आपको बताए थे कि त्रिज्य खंड का जो परिधि होता है ना, ये थीटा/360 इंटू 2πr होता है, और एरिया पूछेगा तो थीटा/360 πr² हो जाएगा। ये पर इसका लंबाई हुआ, तो इसका लंबाई और प्लस 2r हो जाएगा, यही हमारा परिधि हो जाएगा। पूरा इसका जो परिधि होगा, तो परिधि इज इक्वल टू थीटा/360 2πr, यानी ये निकल गया, और प्लस r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो निकाल लीजिए सिंपल सा। थीटा 125 है, तो 125/360 इंटू 2 गुणे 22/7, और इंटू त्रिज्या कितना है, 18 है आपका। ठीक, अब बस कैलकुलेशन कर लेना है, कुछ है ही नहीं इसको कैलकुलेशन। और यहाँ जो हो जाएगा r 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जो बस निकाल लीजिए, कैलकुलेशन करिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए इसको कटा लीजिए, ये 18 से कटाएंगे तो 18 दूना 36 यानी 20 हो जाएगा। फिर 2 से कटा लेते हैं तो इधर 10 आ जा रहा है। ठीक, 2 से कटा लिए 10 हो गया। अब अगर 5 से हम लोग कटा लेते हैं तो 5 दूना 10, और ये 5 से हो जाएगा हमारा कितना, तो 25 5 125। ठीक, अब 2 से कटा लिए तो ये 11 हो गया। ठीक,
तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 11 पचे 55 कर 5 हासिल 5 हो जाएगा। 11 दूना 22 और 5 27, यानी कि 275/7 और प्लस 36 हो जाएगा। तो इसको भाग लगा दीजिए बस। 7 चौक 28 नहीं होगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा। 21 और 6 बच गया और 5 बच गया, 7 9 63 हो गया। 7 9 63.6465, यानी कि 7 दूना 14 हो जाएगा। 6 20 हो जाएगा, 7 8 56। आप प्लस 3 छः कर लिए, तब जोड़ लीजिए बस। 9 6 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा। 3 3 6 75.28 हो जाएगा। ठीक, लगभग में निकालना था तो 75.28 देखिए किस में दिया हुआ है। तो 28 मतलब कि 3 लगभग में लिख सकते हैं। तो ये 75.3 मीटर में है क्या, देख लीजिए किस में है, सेंटीमीटर में है। तो 75.3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो हो जाएगा ना राइट आंसर। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है? त्रिज्य खंड का कभी भी अगर हमें परिधि पूछेगा तो θ/360 2πr और प्लस 2r हो जाएगा। तो ये हम लोग निकाल लिए यहाँ से, सबको कैलकुलेशन कर लिए, बस कैलकुलेशन है छोटा सा, उसको कर लेना है। और कितना आंसर आ जा रहा है? 75.28, यानी कि 75.3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25। जैसे समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब आपको पता होगा कि प्रत्येक भुजा बराबर होता है और कोई कोण समकोण नहीं होता है। तो ये जो भुजा की लंबाई है कितना है? 25 25 25, सब भुजा बराबर ही होता है, तो 25 25 25 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि उसका विकर्ण, उसके विकर्ण में से एक की लंबाई 14 है। मान लीजिए कि ये 14 हो गया, ये विकर्ण कितना हो गया? 14 हो गया। तो कह रहे हैं कि इसका एरिया निकाले कितना होगा। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कोई किसी भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे अगर दोनों विकर्ण की बात करें तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। तो ये अगर 14 है तो 7 7 हो जाएगा। आपको पता है कि 7 24 25 का जो है ट्रिपलेट बनता है। अगर ये समकोण पर समविभाजित करते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो ये 7 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये जब 24 होगा तो ये भी 24 हो जाएगा। अर्थात इसका D1 जो हमारे दिया था 14, और जो इसका विकर्ण दूसरा विकर्ण हो जाएगा D2 कितना हो गया? 48 हो गया। तब एरिया आपको पता नहीं होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 2 से कटाइए 7, 8 7 56 का 6 हासिल 5 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33, यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है इसमें? आसान सा क्वेश्चन है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं तो ये 7 25, तो ये 24 हो जाएगा। क्योंकि 7 24 25 का ये ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है हम लोग का? ट्रिपलेट बनता है। तो ये 24 हुआ, ये भी 24, यानी दूसरा विकर्ण 48 और ये 14 है। तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 निकाल लिए, 336, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 721 है और उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है। देखिए 1:7 और इसका एलसीएम दिया हुआ है कितना? तो 721 है। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ एलसीएम दिया है ना, आप अनुपात का भी एलसीएम ले लीजिए। तो 7 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा। अर्थात 7 यूनिट का वैल्यू 721 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा हो गया 103 हो गया। ठीक, तो बोला है इनका योग, तो योग मतलब 7 1 8 का वैल्यू निकाल लेना है। तो 8 तरीके 24, 8 एकम 8, यानी 824 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 824 मतलब देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 824, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? जो बातें यहाँ दिया रहेगा वही रेशियो का निकालेंगे। एचसीएफ दिया रहेगा एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम दिया रहेगा एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 721, इन दोनों का एलसीएम 7 हुआ, 7 का वैल्यू 721, तो 1 यूनिट का वैल्यू 103, तो योग मतलब 8, 8 का वैल्यू 824 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पूछेगा, छोटी संख्या पूछा रहता तो 1 का वैल्यू 103, बड़ी पूछा रहता तो 7 का वैल्यू निकालने पे 7। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखिएगा, 31 32 33 34, 31 से 34 तक जो है इसी डाटा पे रिलेटेड क्वेश्चन है। जो हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं कि दी गई तालिका का अवलोकन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे ये तालिका जो दिया है ना, भारत का प्राकृतिक गैस उत्पादन लगभग दिया गया है। ठीक, ये वित्तीय वर्ष दिया है कि 11 से 12, 12 से 13 वित्तीय वर्ष दिया हुआ है। कितना किस में उत्पादन हो रहा है, कुल गैस उत्पादन, प्रतिवर्तन, ऑफशोर उत्पादन, ऑनशोर उत्पादन, ये सब दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन करिए डायरेक्ट, ये नीचे भी बस उसी बातों को लिखा हुआ है कि किस में कितना प्रतिशत दिया हुआ है। अब कह रहा है यहाँ पे 31 नंबर कि ऑफशोर उत्पादन, यानी कि इसमें इसकी बात कर रहा है कि ऑफशोर उत्पादन में निम्नलिखित में से किस वर्ष उसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन में सर्वाधिक गिरावट दर्ज करी गई है।
जैसे देखिए जो ऑप्शन लिखा है उसी को लेके चलेंगे। 14 से 15, तो वित्तीय वर्ष 14 से 15 में ये 26 से 24 हुआ है, यानी कि लगभग 2 की गिरावट दर्ज किया गया है। 2 लगभग हम लोग लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद से 13-14 में देखिए, तो 13-14 में इससे 31 से 26 हो गया, तो 11 में से 6 गया 5, यानी लगभग में हम 5 लिख लेते हैं, ठीक, लगभग में 5। और यहाँ देखिए 12-13 वाला में, तो 12-13 में यानी कि इसके पहले 38 से 37 हुआ है, 31 हुआ है, 38 से 31 मतलब लगभग में 7 हो जाएगा यहाँ पे 7। और ये 15-16 में देख लीजिए, तो 15-16 में इससे पहले 24 से 23 हुआ है, यानी कि लगभग 1 आ रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट जो है किस में दर्ज किया गया है, 2012-13 वाला में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2012-13, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निकालने की पूरा ज़रूरत हमें नहीं है, लगभग हम ले लिए, तो लगभग सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज किस में की हुआ है, तो 12 से 13 में निकाल कर भी देखिएगा तो लगभग में यही सबसे ज़्यादा आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2013-14 में ऑफशोर उत्पादन, तो ऑफशोर उत्पादन मतलब यही बोल रहा है, ठीक। तो 13-14 में ऑफशोर उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, तो यानी कि 31.8 से गिरा हुआ है कितना, तो 26.39। अब प्रतिशत में पूछा है तो नीचे हमारा 31.8 रहेगा और गुणे 100 हो जाएगा, यही हमारा जो है प्रतिशत गिरावट हो जाएगा। ये निकाल लीजिए कितना आ रहा है, यही हो जाएगा, देख लीजिए। तो प्रतिशत गिरावट हो जाएगा 31.8 में से 26.80 में से 39 घटाइए ना, तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 7 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 31 में से 26, तो 11 में से 6 गया 5, और बट्टा 31.8 गुणे 100 हो जाएगा। अब ये पॉइंट से हटाएंगे तो ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हटाइएगा तो जीरो ऊपर आ जाएगा, यानी कि 5000, देखिए 5410 में हमें भाग देना है कितना से, 318 से, इतना ही प्रतिशत लगभग हो जाएगा। तो निकाल लीजिए, भाग दे दीजिए, तो एक मर्थ में जाएगा 318, 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 3, तो 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। अब भाग दीजिए तो 3 9 27 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 8 24, 3 7 21, यानी 7 मत में जाएगा, लगभग 17%। देख लीजिए ऑप्शन में दिया होगा लगभग 17, पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है, लगभग में पूछा था तो 17%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज़ द राइट आंसर। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है, ये लगभग में हमें पूछा था, तो लगभग मान जो है 17%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझ लीजिए। 2013-14 की बात की है ना जी, 13-14 में कह रहा है कि ऑफशोर उत्पादन में कितना % गिरावट दर्ज किया गया, तो 31 से 26 हुआ है, यानी कि 5.41 गिरावट दर्ज हुआ है किस में, तो 31.8 से प्रतिशत के लिए 100, यानी लगभग 17% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर कह रहा है कि सभी वर्षों के दौरान कुल ऑनशोर उत्पादन BCM में कितना रहा, कुल ऑनशोर उत्पादन, यानी सबको ऑनशोर वाला को जोड़ लेना है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, जोड़ दीजिए सबको। देखिए 5 3 8 ये सब जोड़ दीजिए, यहाँ से 7 1 8 9 7 और 3 10 9 1 10 10 10 20 हो गया, 20 5 25 और 3 28 का 8 8 से 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 हो जाएगा। अब एक नंबर वाला को जोड़िए तो 8 6 14 और 15 16 हो गया, 16 7 23 8 8 3 11 31 32 33 का 3 हासिल 3 हो जाएगा, तो 10 10 20 10 30 10 40 हो गया, 3 था तो सब में जोड़ दिए, 40 8 8 16, तो 40 16 56 और 9 15, 56 9 और 15 हो जाएगा, ये 56 और 9 कितना हो जाएगा, 9 6 15, यानी 65 65.38 हो जा रहा है, लगभग 65.38, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सबको जोड़ देना था, कुछ इसमें है ही नहीं, यानी इस ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा आंसर वाला सबको जोड़ देना था, तो 65.38, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 34 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान ऑनशोर उत्पादन की वृद्धि दर सर्वाधिक रही। देखिए ऑनशोर वाला में ना किस में वृद्धि दर सर्वाधिक रही, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना 15 से 16, तो देखिए कैसे निकालेंगे वृद्धि दर, जैसे 15 से 16 है तो 15 से 16 में कितना बढ़ा है, यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 0.44, 13 में से 9 गया 4 और 11 में से 7 गया 4,
तो 0.44 बढ़ा है किस पे, 8.97 पे, प्रतिशत के लिए 100, यानी लगभग में निकाले हैं तो 5.10 आ रहा है। ये देखिए नहीं भी निकालिएगा तो होगा कैसे, अभी बताएंगे आपको। और 12-13 तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि 12-13 में देखिए गिरावट हुआ है, वृद्धि दर्ज हुआ नहीं है, गिरावट हुआ है, तो इसको नहीं लेंगे। अब 13 से 14 देखिए, ऑप्शन सी में 13 से 14 दिया था, तो 13 से 14 में कितना बढ़ा है तो घटा लीजिए। देखिए 11 में से 7 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा आपका, तो 9 में से 8 गया 1, और बढ़ा किस पर, तो 8.87 पे, प्रतिशत निकाले तो 1.5 आता रहा है। और 16 से 17 वाला में निकाले हैं, तो 16 से 17 में देखिए कितना वृद्धि हुआ है, तो 5 में से 3 गया 2, और यहाँ हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 0.16 पॉइंट नीचे आ जाएगा 9.23, और प्रतिशत में निकाले तो 6.6। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर आपका किस में आ रहा है, 6.78 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो डी में हमारा आंसर हो जाएगा 16 से 17। अब देखिए कैसे नहीं निकालते तो हो जाता। इसमें देखिए 0.44 बढ़ा था, इसमें 1.4 बढ़ा था, और इसमें 0 कितना बढ़ा था, 6.2। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी में हुआ था, तो इसका दर भी निकालेंगे भाग दे करके, तब भी ये ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि वृद्धि ज़्यादा हुआ है तो दर भी ज़्यादा आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला में पूछा था गिरावट किस में ज़्यादा था, आंसर ऑप्शन वाला में तो गिरावट देखे थे, इसमें आंसर में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, तो 16, जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग 16 से 17 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 6.78, तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें टोटल 34 क्वेश्चन दिया हुआ था, 31, 32, 33, 34 इस पर दिया हुआ था, तो टोटल 34 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत इजी था इसमें, ठीक। शुरुआत में तो बहुत इजी था, और ग्राफ थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया है, कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बन जाना चाहिए। 4 में तो कम से कम तो 2-3 तो आराम से बनना चाहिए, ठीक। 2 आराम से बनेगा, 2 थोड़ा सा जो प्रतिशत निकालना था उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक। हम लोग टोटल क्वेश्चन जो है 34 क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सोल्यूशन किए, बहुत अच्छा से सोल्यूशन किए, ठीक। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलेंगे। ये हम लोग का सेट नंबर 35 था, ठीक। तो अगले सेट के साथ हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 36 के साथ, ठीक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आपको मैथ, बेसिक मैथ पढ़ना है तो आप प्ले स्टोर से जा कर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और कैसे जो है एप्लीकेशन ज्वाइन करेंगे तो आगे देख लीजिए, कैसे ज्वाइन करेंगे इसमें बताया गया है, तो आगे देख लीजिए। जिनको भी अगर ज्वाइन करना है, जिनका बेसिक मैथ बहुत कमज़ोर है, उनका मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए। लगभग 50% से भी ज़्यादा जो है कोर्स कंप्लीट हो गया उसमें, और कोर्स लगातार चल रहा है उसमें, ठीक। तो चलिए देख लीजिए कैसे कैसे ज्वाइन करेंगे। चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 36 के साथ, ठीक। आइए अब हम लोग देखते हैं कि यह क्लास हम अगर लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली जाना है गूगल प्ले स्टोर में जाना है, ठीक। और यहाँ टाइप करना है बिपिन मैथ्स, ठीक। बिपिन मैथ्स देखिए ऊपर आ चुका है, ऐसे टाइप करिएगा तो आपको यहाँ से ऊपर दिखाई देगा ब्लू कलर का BM लगा हुआ है, BM बिपिन मैथ्स। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए हम डाउनलोड इसमें है तो इसमें ओपन होगा डायरेक्ट, ठीक। ऐसे कुछ दिखेगा कलर आपका, ये ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो इसमें आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में हर चीज़ आपको दिख जाएगा। स्टोर में जाएगा तो देखिए यहाँ पर लाइव कोर्स में जाइएगा, तो लाइव कोर्सेज में अभी 2 कोर्स इस पर आपको मिलेगा। पहला कोर्स जो अभी हम लोग क्लास किए थे रेलवे ग्रुप डी के लिए है, रेलवे ग्रुप डी और NTPC दोनों के लिए है। इसको जब ओपन करिएगा तो देखिए यहाँ पे कंटेंट में जाना है आपको। अब कंटेंट में देखिए इतना चीज़ पढ़ा चुके हैं, इतना जैसे नंबर सिस्टम में 11 वीडियो डाला हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री यहाँ दूसरा चैप्टर है, इसमें सबका आप खोल के भी देख सकते हैं। यहाँ से देखिए टोटल कितना क्लास डल चुका है इसमें, तो ये टोटल 11 क्लास और प्लस यहाँ PDF डाला हुआ है नंबर सिस्टम का, ऑल PDF आपका, जिसमें 150 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से कहीं भी किसी पे भी वीडियो पे जाके नॉर्मली क्लिक करके यहाँ से बाय नाउ करके आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ से अपना स्टेट जो भी होंगे बिहार सेलेक्ट करना है, आगे जा कर के प्रोसेस से यहाँ से आपका पेमेंट का खुल जाएगा। देखिए पेमेंट खुल जाएगा, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। कुछ नहीं है इसमें, आगे प्रोसीड करिएगा, सब यहाँ से परचेज हो जाएगा, ठीक। हम लोग पूरा इसमें करेंगे। देखिए आपका नंबर सिस्टम, ट्रिगोनोमेट्री, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, ऑल टेस्ट भी होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट, सिंप्लीफिकेशन का 2 क्लास अभी डाला हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो चुका है। अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो देखिए 2 क्लास, इसमें 1 क्लास फ्री डाला हुआ है, यहाँ 1 क्लास फ्री डाला हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1। यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो ये आपका फ्री है डेमो, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए वीडियो यहाँ से आप देख सकते हैं।
तो ऐसे आप डेमो क्लास कर सकते हैं, डेमो क्लास के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें टोटल आपका जो है कोर्स चलेगा, और एक कोर्स और हम लोग का इस पे चल रहा है जो ये टेस्ट बैच का कोर्स है। टेस्ट बैच में भी देखिए आपको ऑनलाइन टेस्ट बैच है, ये मैथ का है टोटल। इसमें भी कंटेंट में जब जाएंगे ना तो देखिए यहाँ से हर चीज़ क्लियर आपको। ऑनलाइन टेस्ट एक ऐसे 50 टेस्ट का इसमें आपको डिस्कशन मिलेगा प्लस टेस्ट। जैसे देखिए मान लीजिए किसी भी एक टेस्ट को खोलिए, ये पहला टेस्ट फ्री है, दूसरा टेस्ट खोलते हैं। तो दूसरा टेस्ट खोलिएगा तो देखिए सबसे पहले आपको ये यहाँ से खुल रहा है, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। ये ऑनलाइन टेस्ट 2 है और नीचे इसका डिस्कशन है। तो यहाँ से जाकर पहले आप टेस्ट दीजिएगा, तब उसका नीचे यहाँ पे वीडियो उसका डिस्कशन डाला हुआ है। तो ऐसे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं नॉर्मली, और बहुत अच्छा वे में क्लास चल रहा है। 2 कोर्स हम लोग का अभी लाइव कोर्स 2 चल रहा है, एक रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का ये स्पेशल बैच है, और प्लस टेस्ट बैच मैथ का। ये सब के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो टेस्ट बैच है 199 का है मात्र। इसमें 50 से भी अधिक सेट मिलेगा, 50 सेट हम टारगेट रखे हैं, 50 से अधिक टेस्ट मिलेगा। कंटेंट में जाके आप हर चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कितना डला हुआ है। ठीक, तो चलिए इसमें आपको जो भी अच्छा लगे, जो आपके ज़रूरत लगे कि हाँ ये हमें ज़रूरी है, उसको आप परचेज करके आप इसमें कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं।